नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ट्रू क्राइम चैनल में। और इस वीडियो में आज मंगलवार की सुबह है। आप उठते हैं, सिर में दर्द है, शायद गला भी खराब है। अब आप क्या करेंगे? आप वही करते हैं जो हम सब करते हैं। आप दवाई की अलमारी की ओर जाते हैं, आप उस बोतल को उठाते हैं जिसे आपने पूरी जिंदगी देखा है, वही जो आपके माता पिता हमेशा आपको देते थे। आप ढक्कन खोलते हैं, एक कैप्सूल लेते हैं, शायद दो भी। लेकिन इस बार आपको बेहतर महसूस नहीं होता। इस बार आप जमीन पर गिर जाते हैं और फिर कभी नहीं उठते, क्योंकि किसी ने, एक बेनाम राक्षस ने उस भरोसेमंद बोतल को एक हथियार में बदल दिया था। वे चुपके से दुकानों में घुसे, कैप्सूल खोले और उनमें इतना घातक जहर भर दिया कि पीड़ितों को बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। यह एक डरे हुए देश की कहानी है, एक ऐसे हत्यारे की जिसे कभी पकड़ा नहीं गया, और कैसे इतिहास के सबसे कुख्यात अपराधों में से एक ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इससे पहले कि हम शुरू करें, कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप हर हफ्ते अंधेरे की नई कहानियां देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह सब 1982 की शरद आर्थू में शिकागो के उपनगरों में शुरू होता है। एक ऐसा समय जब आप बिना सील वाली बोतल से गोली लेने से पहले 2 बार नहीं सोचते थे, क्योंकि आखिर क्यों सोचते? दर्द से राहत दिलाने वाली सबसे बड़ी दवा थी टाइलेनॉल, जिसे जॉनसन एंड जॉनसन बनाती थी, और उन पर लोगों का भरोसा था। वे बाजार का 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा नियंत्रित करते थे, जो कि वाकई बहुत बड़ी रकम है। लेकिन दोस्तों, वह भरोसा अब सबसे भयानक तरीके से टूटने वाला था, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 29 सितंबर की सुबह एल्क ग्रोव विलेज में अपने परिवार के घर में 12 साल की एक लड़की मैरी केलरमैन जागती है। बस एक बच्ची थी, आप जानते हैं, थोड़ी सी नाक बह रही थी, गला भी खराब था। उसके पिता डेनिस वही करते हैं जो कोई भी पिता करता, वो उसे एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टाइलेनॉल कैप्सूल देते हैं ताकि वह बेहतर महसूस करे। मैरी गोली लेती है और स्कूल के लिए तैयार होने बाथरूम में चली जाती है। कुछ ही पलों बाद डेनिस को एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। वो आवाज लगाते हैं, मैरी तुम ठीक हो? कोई जवाब नहीं आता। वो दरवाजा खोलते हैं और उनकी छोटी बेटी फर्श पर बेहोश पड़ी होती है। वह अभी भी अपनी पजामा में थी। वे उसे अस्पताल ले जाते हैं। पैरामेडिक्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सुबह 9:30 बजे 12 साल की मैरी केलरमैन को मृत घोषित कर दिया जाता है। डॉक्टर पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। एक स्वस्थ बच्चा यूं ही अचानक नहीं मर जाता। वे सोच रहे हैं शायद स्ट्रोक हुआ हो या कोई अजीब घटना घटी हो। उसके माता पिता, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, पूरी तरह से टूट चुके हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि एक पिता द्वारा अपनी बेटी के लिए की गई साधारण दयालुता की यह हरकत ही उसकी जान ले चुकी है। और जैसे ही डॉक्टर मैरी के साथ क्या हुआ, इस पर हैरान हैं, बुरे सपने की शुरुआत अभी बस हुई है। उसी सुबह बाद में पास के आर्लिंगटन हाइट्स में 27 वर्षीय डाक कर्मचारी एडम जैनस थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। 2 बच्चों के युवा पिता वह काम से छुट्टी लेने का फैसला करते हैं और बच्चों को प्री स्कूल से लेने के बाद रास्ते में एक ज्वेल ग्रोसरी स्टोर पर रुकते हैं और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टाइलेनॉल की एक बोतल खरीदते हैं। वह घर पहुंचते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, 2 कैप्सूल लेते हैं और कुछ ही मिनटों में अपने बेडरूम में जाकर गिर पड़ते हैं। उनके परिवार वाले उन्हें पाते हैं, 911 पर कॉल करते हैं और उन्हें उसी अस्पताल में ले जाया जाता है जहां कुछ घंटे पहले मैरी केलरमैन की मौत हुई थी। डॉक्टर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाता। एक स्वस्थ 27 वर्षीय युवक की मौत हो जाती है और कोई भी समझ नहीं पा रहा कि क्यों। लेकिन यहीं से यह कहानी एक सामान्य त्रासदी से बदलकर किसी हॉरर फिल्म जैसी बन जाती है। एडम का परिवार पूरी तरह से टूट चुका, सब उसके घर इकट्ठा होते हैं शोक मनाने के लिए। उसका छोटा भाई 25 वर्षीय स्टैनली और स्टैनली की 19 वर्षीय पत्नी थेरेसा, वे दोनों वहां आते हैं। झटका और दुख इतना ज्यादा है कि दोनों को तेज सिर दर्द होने लगता है। तो वे क्या करते हैं? स्टैनली एडम की दवा की अलमारी में जाता है, वही टाइलेनॉल की बोतल ढूंढता है जिसे उसके भाई ने अभी अभी खोला था, और वह कुछ गोलियां ले लेता है। वह बोतल अपनी पत्नी थेरेसा को देता है, वह भी एक गोली लेती है। कुछ ही पलों बाद स्टैनली वॉशरूम से लड़खड़ाता हुआ बाहर आता है, कहता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और रसोई के फर्श पर अपनी पत्नी की बाहों में गिर जाता है। और जैसे ही परिवार दहशत में चीख रहा होता है, थेरेसा भी उसके ठीक बगल में गिर जाती है।
क्या आप उस घर में फैले हुए डर की कल्पना भी कर सकते हैं? दिन के अंत तक एक ही परिवार के 3 सदस्य मर चुके हैं या मरने की कगार पर हैं। स्टैनली को उसी शाम मृत घोषित कर दिया जाता है। थेरेसा को लाइफ सपोर्ट पर रखा जाता है, लेकिन 2 दिन बाद उसकी भी मौत हो जाती है। 3 स्वस्थ लोग सभी एक ही बोतल से गोली लेने के बाद चले गए। इसी समय के आसपास कुछ लोग इन घटनाओं को जोड़ना शुरू करते हैं। कुछ ड्यूटी से बाहर फायर फाइटर रेडियो पर सुनाई दे रही इन अजीब और अचानक मौतों की तुलना करने लगते हैं। और जनुस के घर पर मौजूद एक पब्लिक हेल्थ नर्स, जिनका नाम हेलन जेनसन है, वह खुली टाइलेनॉल की बोतल देखती है। वह बची हुई गोलियों को गिनती हैं। 6 कैप्सूल गायब थे, 3 पीड़ित थे, और वह वहीं पर कहती हैं, यही टाइलेनॉल है, आगे बढ़ो हेलेन। तो जब जनुस परिवार की त्रासदी सामने आ रही थी, झड़ देने वाले का घातक काम अभी खत्म नहीं हुआ था। पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मैरी राइनर, 27 वर्षीय मां, जिन्होंने अभी अभी अपने चौथे बच्चे को जन्म दिया था, वह प्रसव के बाद होने वाले दर्द के लिए टाइलेनॉल लेती हैं और अपनी 8 साल की बेटी के सामने ही बेहोश होकर गिर जाती हैं। मैरी मैकफारलैंड, 31 वर्षीय 2 बच्चों की अकेली मां, काम पर सिर दर्द के लिए टाइलेनॉल लेती हैं और फिर कभी अपने बेटों के पास घर नहीं लौट पाती। और अंत में पाउला प्रिंस, 35 वर्षीय फ्लाइट अटेंडेंट, वह वेगास से उड़ान के बाद शिकागो पहुंचती है और महसूस करती हैं कि उन्हें हल्का जुकाम हो रहा है। वह वॉलग्रीन्स पर रुकती है, टाइलेनॉल की एक बोतल खरीदती है और घर चली जाती है। 2 दिन बाद वह अपने बाथरूम के फर्श पर मृत पाई जाती हैं। खुली हुई टाइलेनॉल की बोतल वहीं काउंटर पर रखी होती है। सिर्फ कुछ ही दिनों में 7 निर्दोष लोग मारे गए। इन सभी को जोड़ने वाली एक ही चीज क्या थी? एक बोतल एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टाइलेनॉल। तो वे उन बोतलों को लैब में ले जाते हैं और एक जांचकर्ता निकपॉस नाम का व्यक्ति वही करता है जो उसे बताया गया है। वह जनुस परिवार के घर से लाई गई बोतल खोलता है। कैप्सूल सामान्य दिखते हैं, लेकिन उसे एक तेज कड़वे बादाम जैसी गंध आती है। अब यह सुनिए, हर कोई वास्तव में इस गंध को सूंघ नहीं सकता। यह एक आनुवंशिक बात है जो अपने आप में डरावनी है, लेकिन शुक्र है कि वह सूंघ सकता था। और उन्होंने और मेडिकल एग्जामिनर दोनों ने एक साथ बोल दिया, साइनाइड। लैब टेस्ट ने इसे जल्दी ही पुष्टि कर दी। कैप्सूल्स में पोटेशियम साइनाइड मिला हुआ था, एक ऐसा जहर जो इतना तेज और इतना क्रूर है कि यह आपके शरीर की ऑक्सीजन का उपयोग करने की क्षमता को बंद कर देता है। आप मूल रूप से अंदर से घुटन महसूस करने लगते हैं। पीड़ितों को कभी कोई मौका ही नहीं मिला। जांचकर्ताओं ने बोतलों के लॉट नंबरों का पता लगाया और एक डरावना खुलासा हुआ। वे अलग अलग राज्यों की अलग अलग फैक्ट्रियों से आई थीं। इसका मतलब था कि झरमिलाना निर्माण के दौरान नहीं हो रहा था। नहीं, यह स्थानीय स्तर पर हो रहा था। कोई व्यक्ति शिकागो और उसके आसपास की दुकानों में जा रहा था, टाइलेनॉल की बोतलें खरीद रहा था, उन्हें घर ले जाकर कैप्सूल्स में साइनाइड मिला रहा था और फिर चुपके से उन्हें वापस शेल्फ पर रख रहा था। और 1982 में यह डरावनी तरह से आसान था। उस समय कोई टेम्पर एविडेंट सील नहीं थी, न फॉइल न प्लास्टिक रैप, बस एक स्क्रू टॉप ढक्कन था जिसके नीचे थोड़ा सा कॉटन रखा होता था। एक राक्षस अंदर आ सकता था, जहर मिला सकता था और बाहर चला जाता था, और किसी को तब तक पता भी नहीं चलता जब तक बहुत देर न हो जाती। पूरे शिकागो में और जल्द ही पूरे देश में पूरी तरह से दहशत छा गई थी। पुलिस की गाड़ियां मोहल्लों में लाउडस्पीकर लेकर घूम रही थीं, चिल्ला रही थीं, टाइलेनॉल न लें। ये किसी फिल्म जैसा लग रहा था। डर अपने चरम पर था। तो जैसे ही जनता घबरा रही थी, एक विशाल मानव शिकार अभियान शुरू हो गया। FBI इसमें शामिल हो जाती है और वे भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा काम कर रहे हैं। एक ऐसा हत्यारा जिसके पास कोई मकसद नहीं है और जिसने पूरी तरह से बेतरतीब ढंग से शिकार चुने हैं। जैसा कि एक अधिकारी ने कहा, यह घरेलू आतंकवाद का एक कृत्य था। फिर 6 अक्टूबर को जॉनसन एंड जॉनसन को एक पत्र मिलता है। यह एक फिरौती का नोट है जिसमें मूल रूप से लिखा है, अगर आप हत्याएं रुकवाना चाहते हैं तो मुझे $10 लाख दो। तो FBI उस पत्र में दिए गए बैंक खाते का पता लगाती है और यह उन्हें इस आदमी तक ले जाता है, जेम्स W. लुइस। और मैं आपको बताऊं, यह आदमी वाकई अजीब किस्म का था। उसका हिंसा और मानसिक अस्थिरता का इतिहास था। कुछ साल पहले उस पर कैंसस सिटी में एक बूढ़े आदमी की भयानक हत्या का आरोप लगा था, जिसे उसके अटारी में टुकड़ों में काटा हुआ पाया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों से आरोप हटा दिए गए थे। कितना सुविधाजनक है ना?
लुइस ये मानता है कि उसने फिरौती वाला पत्र लिखा था, लेकिन वह कसम खाता है कि वह हत्यारा नहीं है। वह दावा करता है कि वह तो बस अपनी पत्नी के पुराने बॉस को फंसाकर उससे बदला लेना चाहता था। क्या ही दिलचस्प आदमी था। लेकिन दशकों तक मुख्य संदिग्ध रहने के बावजूद वे कभी भी जेम्स लुइस को असली झरखोरी से जोड़ने के लिए कोई भौतिक सबूत नहीं ढूंढ पाए। वे तो यह भी साबित नहीं कर पाए कि वह उस समय शिकागो में था। उसे फिरौती के आरोप में दोषी ठहराया गया और उसने 12 साल जेल में बिताए, लेकिन उन 7 हत्याओं के लिए कुछ भी नहीं हुआ। अब आप सोचेंगे कि कोई बड़ी फार्मा कंपनी इस मामले को दबाने की कोशिश करेगी, है ना? कहानी को दफना देना। लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन ने उनके साथ न्याय करते हुए कहें तो इसका उल्टा किया। उन्होंने एक बड़ा रिकॉल जारी किया। देश भर से 3.1 करोड़ बोतलें शेल्फ से हटा ली गईं, जिसकी लागत $10 करोड़ से भी ज्यादा थी। उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा को सबसे पहले रखा और फिर अपनी पैकेजिंग को पूरी तरह से नया रूप दिया। उन्होंने ट्रिपल सील, टैम्पर एविडेंट पैकेजिंग पेश की, जो आज हम सभी देखते हैं। गोंद से बंद डिब्बा, ढक्कन के चारों ओर प्लास्टिक रैप, बोतल के ऊपर फॉयल सील, वो सारी चीजें जिन्हें हम आम बात समझते हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि एक दरिंदे ने गोली की बोतल में जहर मिला दिया था। और अंत में ये मामला ठंडा पड़ गया। साल बीत गए, नई फॉरेंसिक तकनीकों को आजमाया गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। न डीएनए, न फिंगरप्रिंट्स। जेम्स लुइस, जो उनका एकमात्र असली संदिग्ध था, उसे सालों तक बार बार पूछताछ की गई, लेकिन उसने हमेशा इनकार किया। वह जुलाई 2023 में अपने घर में प्राकृतिक कारणों से मर गया और अपने सारे राज कब्र में ले गया। आज तक टाइलेनॉल हत्याकांड आधिकारिक रूप से अनसुलझा ही है। हत्यारे को कभी पकड़ा नहीं गया। वो बच निकले, एक बेचेहरा भूत जिसने उस जगह को जहां आपको सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करना चाहिए, आपका अपना घर, और उस चीज को जिसे आप दर्द में सबसे पहले उठाते हैं, एक जानलेवा रूसी रूलेट के खेल में बदल दिया। और दोस्तों, यही वाकई में डरावनी बात है। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा।